तो स्टूडेंट्स हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को रीड कर रहे थे और हमने कहा था कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अपने को एनालिसिस करना होता है। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड हम लोग रीड कर रहे थे और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में हमने ये कहा था कि सबसे पहले तो हम ऑपरेटिंग एक साइकिल का पैसा चाहिए, तो हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनता है आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। फिर हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर निकालते हैं, जिसके लिए 12 या 365 में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को डिवाइड दे देते हैं। फाइनली ऑपरेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हैं, उसके लिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल को डिवाइड दे देंगे। दो क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कल कंप्लीट किए थे। अब मुद्दा ये आता है कि अगर आपको क्वेश्चन में ही बेटा आर डब्ल्यू एफ डी सी नहीं दे रखे हो तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, पहले हमें इन्हें निकालना पड़ेगा। तो हम आज वन बाय वन इन पांचों की कैलकुलेशन सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। और बेटा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड के लिए 3 स्टेप काम में लेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे। और बेटा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालने का, किसी भी चीज का एवरेज बनाने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। तो फॉर्मूला लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई 2। तो फॉर्मूला बेटा हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये मेरे लिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के बाद स्टेप 2 में थोड़ा एक स्टेप बढ़ाकर मैं लिखा देता हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं। और बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला बनता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना करा है उसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमारे लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा पूरे साल का। उसको ना हम लोग स्टेप 3 में डेली रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे कि हर दिन में कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है। तो जो अपने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला ना ऊपर, ये पूरे साल का कहलाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो अपने ऊपर निकाला डिवाइड बाई 365। अब आप मंथ में भी निकाल सकते हो, मंथ में निकालो तो 12 डिवाइड दे दो। तो मैं इसको ऐसा लिख लूं मंथली या डेली। जनरली हम लोग डेली निकालते तो 365 का ही डिवाइड देंगे, मंथली निकाल रहे हो तो साल का डिवाइड दे देते हैं। स्टेप 4 में आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकलेगा। और वो ऐसे निकलेगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन डेली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
तो ये आपका दिनों में आ जाएगा कि कितने दिन आपके रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है बेटा। ये मंथली हटा दो, डेली निकालेंगे बेटा, इसको डेली में ही रखेंगे, इसको हटा दो, मंथली का वर्डिंग बनी। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन डेली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देना, कुछ नया नहीं है, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, एक स्टेप खत्म हो जाएगी। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई, बेटा डेली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की जगह मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाई 365 लिख सकता हूँ। ये पूरा का पूरा ही उठा कर यहाँ नीचे लिख सकता हूँ, और वो नीचे का 365 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, डिवाइड बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इंटू 365। तो इससे क्या होगा ना, आपको ये डेली वाली चीज निकालनी नहीं पड़ेगी, एक स्टेप ही खत्म हो जाएगी, सीधा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इंटू 365। चलो अभी तो एक ही निकला हुआ, ऐसे सारे ही सीख रहे हैं अभी तो। आर निकालने के लिए बेटा सबसे पहले तो हम लोग एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 2, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको डेली बदलेंगे, इसमें 365 का डिवाइड दे देंगे, तो एक दिन में कितना कंज्यूम होगा वो आ जाएगा। फिर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड के लिए एवरेज डिवाइड बाई डेली, या फिर एवरेज डिवाइड बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इनटू 365 भी कर सकते हो। एक नोट लिख लो यहाँ पर, यदि प्रश्न में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ही दिया गया हो तो उससे ही एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माना जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ना बेटा सिर्फ स्टॉक ऑफ मटेरियल ही दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ही दे रखा है, अपन को एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करते हैं, पर सिर्फ क्लोजिंग ही दे रखा हो ना, उससे ही आप एवरेज मानकर कैलकुलेशन करोगे। ये आपका आर निकल गया। नेक्स्ट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड। यहां भी सबसे पहली स्टेप एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस निकालेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्मूला बनेगा हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस को शॉर्ट में WIP भी कह सकते हैं, अपॉन 2। स्टेप 2 में टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसे निकालोगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को यहाँ शामिल नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि डेप्रिसिएशन पर पैसा नहीं लगता है।
एप्रिसिएशन के बदले कोई पैसा थोड़ी देना पड़ता है, तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही होती है। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और जब आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लो ना बेटा, तो इसको डेली में बदल लो। डेली प्रोडक्शन कॉस्ट, डेली में कैसे बदलोगे? टोटल में 365 का डिवाइड दे दो। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अपॉन 365, और स्टेप 1 बाई स्टेप 3 कर दो ना, तो W आ जाएगा। तो WIP स्टोरेज पीरियड, ये W हो जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइड बाई डेली प्रोडक्शन कॉस्ट। या फिर ये डेली वाली स्टेप हटाना चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365 कर दो। दोनों एक ही बात है, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP अपॉन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंटू 365, तो एक आपकी थर्ड स्टेप ही गायब हो जाएगी। ये आपका W निकलेगा। पहले तो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP निकालो, फिर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर डेली प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर आपका वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड निकाल लो। अच्छा, एक नोट, वहां जो ऊपर लिखा था वो यहां भी लिख लो। यदि प्रश्न में सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया हो तो उसे ही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया गया हो तो उसे ही एवरेज स्टॉक ऑफ WIP माना जाएगा। If only closing stock of WIP is given into the question, then it is assumed average stock of WIP। वैसे तो एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 होता है, पर सिर्फ क्लोजिंग ही है तो फिर उसी को एवरेज मानना है। फिर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ फिनिश स्टॉक स्टोरेज पीरियड। तो फिनिश स्टॉक स्टोरेज पीरियड निकलेगा, जिसे F कहेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में बेटा हम लोग सबसे पहले एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश इसको फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड लिखो बेटा। फिनिश्ड गुड्स निकालेंगे, और एवरेज का फॉर्मूला बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाई 2। ये करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। इसको टोटल लिख लो, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। ये ऐसे निकलेगी, जो अपन ने ऊपर बेटा ना प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली ना, वो ये फैक्ट्री कॉस्ट ऊपर जो टेक्निकली प्रोडक्शन कॉस्ट आपने लिखी है, उस प्रोडक्शन कॉस्ट में एक तो एक्साइज ड्यूटी जोड़ना है, यहीं पर जोड़ लो।
एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और कुछ नहीं चाहिए वहाँ, यहाँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं चाहिए होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करोगे। तो जो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली ना, उसमें एक तो एक्साइज ड्यूटी जोड़ना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ना है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम लोग उसमें से लेस कर देंगे। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। टोटल को आप लोग डेली में बदल दोगे। डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और बेटा डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के लिए क्या करोगे, टोटल में 365 का डिवाइड दे दो। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई 365, तो डेली आ जाएगी। अब स्टेप 1 बाई स्टेप 3 कर लो, या स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365 कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, स्टेप 1 बाई स्टेप 2, सॉरी स्टेप 1 बाई स्टेप 3, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अगर आप लोग स्टेप 3 खत्म करना चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन स्टेप 1 बाई स्टेप 2, स्टेप टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 365। और एक नोट यहां भी लिख लो वही, यदि प्रश्न में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया गया हो तो उसे ही एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माना जाएगा। ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग ही, तो उससे ही एवरेज मानते हैं, फिनिश गुड्स माना जाएगा। इफ closing if only closing stock of finished goods is given into the question, then it is assumed as average stock of finished goods। ये आपके 3 हुई है, 2 और है डी और सी, तो वो भी ले ही लो ना, खत्म ही कर देते हैं। यही सेम स्टेप पे चलानी, बस वर्डिंग्स थोड़ी सी बदलनी है। डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकालेंगे, और उसके लिए स्टेप फर्स्ट, एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल कैलकुलेट करेंगे। एवरेज रिसीवेबल का फॉर्मूला होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है बेटा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अगर सीधा ही ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ तो उसी को काम में लेना है, नहीं दे रखा हो तो डेटर और बीआर दोनों जोड़कर काम में लेने, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब वही क्लोजिंग डेटर भी लेने हैं, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल भी लेने हैं। ऑलरेडी रिसीवेबल ही दे रखा है तो वही लेना है, नहीं तो फिर डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों लेंगे। स्टेप 2 में टोटल क्रेडिट सेल्स निकालेंगे,
टोटल क्रेडिट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। एक तो सेल्स रिटर्न लेस करना है और एक कैश सेल्स लेस करना है। फिर इसको वही डेली में बदल दो, डेली क्रेडिट सेल्स टोटल क्रेडिट सेल्स अपॉन 365। फिर स्टेप 1 बाई स्टेप 3 कर लो ना। ये बताता है डेटर्स से कितने दिनों में पैसा आ रहा है। डेटर्स कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो अपन ने फर्स्ट स्टेप में लिखा है इसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिख लेना, अपॉन डेली क्रेडिट सेल्स, या फिर स्टेप थर्ड खत्म कर सकते हो स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365 करके। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स इंटू 365। वो कि वही स्टेप्स चलाने हैं बेटा, हालांकि इतना बड़ा आएगा नहीं बट ठीक है, कंटेंट है तो अपन पढ़ें जरूर उसको। फिर एक वो नोट यहाँ भी, यदि प्रश्न में सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ही दिए गए हों तो उसे ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल माना जाएगा। ये आपका डेटर से रिलेटेड सेम रहेगा। क्रेडिटर में सेल्स की जगह परचेज काम आ जाएगा और कोई भी कंटेंट नहीं है। क्रेडिटर पेमेंट्स पीरियड, सबसे पहली स्टेप में एवरेज ट्रेड पेबल निकालोगे। फॉर्मूला बनता है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ऑलरेडी ट्रेड पेबल दे रखे हो तो उन्हीं को ले लो, नहीं दे रखे हो तो ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को जोड़ो, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, वही क्लोजिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को जोड़ोगे, डिवाइड बाई 2। और एवरेज ट्रेड पेबल्स अगर निकाल लिया तो फिर हम लोग टोटल क्रेडिट परचेज निकालेंगे। जैसे क्रेडिट सेल्स निकाल रहे थे ना बेटा, वैसे टोटल क्रेडिट परचेज निकालेंगे। तो टोटल परचेज में परचेज रिटर्न लेस करोगे और कैश परचेज लेस करोगे। फिर हम लोग इसको डेली में बदल देंगे। तो टोटल क्रेडिट परचेज
डिवाइड बाई 365 और उसके बाद क्रेडिटर कलेक्शन पेमेंट पीरियड आ जाएगा। स्टेप 1 एवरेज ट्रेड पेबल्स अपॉन स्टेप 3 और या स्टेप 1 बाई स्टेप 2 इंटू 365 भी कर सकते हो। एवरेज ट्रेड पेबल्स अपॉन टोटल क्रेडिट परचेज इंटू 365। यदि प्रश्न में सिर्फ वही नोट बेटा यहाँ भी सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स ही दिया गया हो तो उसे ही एवरेज ट्रेड पेबल्स माना जाएगा। इफ ओनली closing trade payable is given into the question then it is assumed as average trade payables। बेटा ये सेम ही स्टेप्स है, बस वर्डिंग्स बदलती हैं, चार स्टेप्स पर, या आप वो बीच वाली थर्ड हटा दो तो आगे वाला फॉर्मूला लेकर तो फिर तीन स्टेप्स ही हम लोगों को काम में लेनी होती है। ये सारा लिखना पहले, फिर एक बार अच्छे से पढ़ना। बुक में पीछे सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन है, वो भी कोई खास नहीं है, उसमें तो सभी दिया हुआ, ऐसा कोई खास कंटेंट नहीं है। तो मैं पहले इस कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल आपको करूंगा बुक में से, फिर पीछे का एक क्वेश्चन लेकर ये ऑपरेटिंग साइकिल मेथड आपका खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे याद होगा नहीं बेटा, एक बार पूरा लिखना, प्रॉपर्ली याद करना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं।